हो जो हाँ सर बल कम था सर बल सर यो अगले पता नहीं लगी तो ये उम्र में करो ये बंदे ब्राजील के प्रोफेसर ने ayo lo ko ma ko ke sanu ma kare अगर सर dul ta kasan di dia बस स्टार्ट ऑफ ये या वो जो no ahora da que sí ma ko pare so no para تاسو روزه ده سم نو تاسو era bal bal ya fanta así اما تزورها نو بس bal ta kira هذا يصير سوق من سكرين يقول شيء انجلش تكا pero discussion de cambiar अरे दही करें तारीफ करने की करें पेपर डेट खाली करें से रिजल्ट सोम डेट खाली रिजल्ट डिस्कशन जी करें फ्री तो फॉर्मल लगे रास्ते de review अभी जाना है तो इधर उत्तर का रिव्यू उठ रहे माता स्टोरी माता की ईमेल है हाँ informal लगा अंदर जी कम रिपोर्ट लिख रहे हैं रिपोर्ट माता यार दा जनरल वाला रहा वास्तव कंसिडर मैं सर दबक पर ना बस informal लेकर I just complete the review of बस ठीक है informal रहा वास्तव आज दा पकार ना दा हवा ना बोले informal हो जा खरे मतलब खरे सर बस ये जो बदलना है सर मुझे बड़ी इंतजार है नूर से के खत्ता का दगम बिल्कुल लग सकते ना खैर सर ट्रेनिंग रूम था फ्लोरी में वो मैं कोई तरह से जी ट्रेनिंग सीखा के हम स्टार्ट की इन 2 वर्ष का क्या जी सर वर्क लेकिन सर अमा तो 11 बजे वो सोच 11 की सोच है सर कमाई 2 लाख शाम वर्ष का 11 बजे वर्ष यार दम न दबे को ले रहा तो खलता को कौरी में बकी अब तो अब इंशाल्लाह बनना की वला ठीक है वैसे मिसामना से और अगर वेदा लेटर आगा तैयार कहा वो एग्जाम भारत तो वर्षा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लास्ट क्लास में हमने कुछ टेस्ट किए थे यूयू टेस्ट किया था सीयू टेस्ट किया था सीडी टेस्ट किया था उस पे एग्जाम्पल की थी और उसकी एप्लीकेशन पे भी हमने बात की थी तो उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना फिर आगे जाते हैं सर उसमें वो फेल्योर का किस तरह पता चलेगा सर फिर आपने इसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि हमने तो उसको मेम्ब्रेन में कवर किया था सर मेम्ब्रेन में कवर किया है मैं नहीं समझा क्वेश्चन पे नहीं समझा सर वो हमने वो उस सॉइल सैंपल को हमने मेम्ब्रेन में कवर किया था तो फेल्योर का किस तरह पता चलेगा उस टेस्ट में वो तो देखें आप तो लोड जो डेविएटर स्ट्रेस है और एक्सियल स्ट्रेन जो है उसका आप ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें फिर आप पीक ले लेते हैं ठीक है ना अगर पीक नहीं आती तो फिर आप किसी खास स्ट्रेन पे जो लोड आता है वो ले लेते हैं सैंपल से पता नहीं चलता सैंपल को देखें ठीक है ना सैंपल से पता नहीं चलता ये तो आपका लोड जो आता है ना डेविएटर स्ट्रेस उससे पता चलता है उसको जो मैक्सिमम आ जाता है यूजुअली उसको ले लेते हैं ठीक है ना या अल्टीमेट वैल्यू ले लेते हैं या पीक वैल्यू लेते हैं आपकी यूज पे डिपेंड करता है और सर ये सैंपल को किस तरह मतलब मेम्ब्रेन में कवर कर लेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है वो तो रबर होती है उसकी खुद अपनी मतलब वो स्टिकिंग की सलाहियत होती है तो सैंपल को किस तरह मतलब इसमें एम्बेड करेंगे वो इस तरह है ना पहले जो है ना एक मोल्ड होता है स्टील का ठीक है ना मोल्ड होता है उसमें अंदर ये चढ़ा देते हैं मेम्ब्रेन को ठीक है ना और वो मोल्ड जो है ना फिर उस पे रख लेते हैं वो सैंपल आपने बनाया था ना वो मोल्ड को उसके ऊपर रख लेते हैं और फिर मोल्ड से जो है ना मेम्ब्रेन जो है ना वो उस पे चढ़ा देते हैं सैंपल पे इसकी एक वीडियो चले मैं अभी फिर आपके साथ शेयर कर लूंगा ठीक है ना एक छोटी सी वीडियो जो हमने वो तो बहुत बड़ा सैंपल था मैं गया था चाइना एक रिसर्च के हवाले से वो तो एक बहुत बड़ा सैंपल था डैम के लिए था यहाँ पे छोटे सैंपल होते हैं वो काफी बड़ा एक सैंपल था तो वो मैं लोड कर लूंगा इंशाल्लाह
तो वो आप फिर देख लें। ठीक, नेट पे भी आप देख सकते हैं किसी तो यो नेट में पैदा करे यो बुड़ के होने क्लिप अब बदलता हुआ है। अच्छा जी। और सर ये बैक प्रेशर जो हम इंक्रीज करते हैं सर, ये किस तरह करते हैं? किसी मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं या पोर वाटर प्रेशर जो इसके आउटकम है, तो मतलब इसको किस तरह करते हैं सर ये? अच्छा, तो ये बैक प्रेशर का अपना एक वाल्व होता है जिसमें पोर वाटर प्रेशर जिस तरह कंट्रोल करते हैं ना, तो इस तरह आर्टिफिशियल प्रेशर दिया जाता है सैंपल को और वाटर को, और उसका मकसद ये होता है इसमें जो एयर होता है ना वो इतना उस पर प्रेशर आ जाए कि वो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। सर तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फर्स्ट स्टेज में अप्लाई करते हैं, तो क्या इससे ये नहीं होगा? नहीं, उससे उससे अगर आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो उससे वो फिर हो जाता है, अगर कंसोलिडेट करना चाहते हैं, मगर आप पहले सैंपल को सैचुरेट होता है ना, पहले सैंपल को सैचुरेट करते हैं। ठीक है, अगर सैचुरेटेड सॉइल सैंपल पे आपको टेस्ट करना है तो वो जिस तरह भी होता है, अगर सॉइल सैचुरेटेड भी हो ना और आप जब सैंपल जमीन से निकालते हैं तो उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है तो वो बल्ज हो जाता है। बल्जिंग से क्या होता है कि वो एयर सक कर लेता है। ठीक है ना, तो अगर आपने वाटर टेबल से नीचे भी सैंपल लिया होता है ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ एयर आ जाती है, तो उसको पहले अपनी हालत में लाना पड़ता है, उसको सैचुरेट करना पड़ता है। तो वो इससे सर तो करते हैं सैंपल के उससे पहले कि हमें पता लग जाए कि पूरा सैचुरेट है। तो उसमें जो उसकी पोर वाटर प्रेशर में भी फर्क आ जाता है। ठीक है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए पोर वाटर प्रेशर, अगर आप बैक प्रेशर से पोर वाटर प्रेशर में फर्क आ जाता है, उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस में भी फर्क आ जाता है। तो वो फर्क हम नहीं लाना चाहते कि इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट रहे, तो फिर क्या करते हैं कि सेल्फ प्रेशर को अकॉर्डिंगली हम बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं का वो अनचेंज रहता है। सर तो हमें इसका किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास इतना स्ट्रेस रिलीज हो, इतना एयर हमारे पास, हाँ, जो सैंपल हमने निकाला है इसमें? ये देखो आपने बड़ी अच्छी बात की, इसके लिए पैरामीटर्स हैं, पोर प्रेशर पैरामीटर्स हैं, मगर वो हमने इस कोर्स में शामिल नहीं की। वो पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना, वो से पता लगता है कि ये कितना सैचुरेट हो गया है, मगर फिर भी वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है ना, मगर वो काफी हद तक आपको पता लग जाता है उस पैरामीटर से। ए एंड बी पैरामीटर्स को कहते हैं पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स, मगर वो इस कोर्स में है नहीं, हमने नहीं पढ़े, पढ़ने चाहिए उसको, इंशाल्लाह इंक्लूड कर लेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हो। ठीक है, मगर इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब ये अगर हमारी मशीन भी यहाँ पे खराब है, ठीक है ना, अब प्रैक्टिकली करते तो आपको इस काफी चीजें क्लियर हो जाती। अच्छा जी, अब हम आते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पे। जिस तरह नाम से ज्यादा जाहिर है ये अनकन्फाइंड होता है, मतलब सिग्मा 3 इसमें 0 होता है। ठीक है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है, ट्राइक्सल का एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें आप सिग्मा 3 को 0 रखते हैं, सिर्फ डेविएटर लोड ऊपर से अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्राइक्सल मशीन से भी कर सकते हैं, मगर चूंकि बहुत सिंपल है, सिर्फ वर्टिकल लोड ही सैंपल पे डालना है, तो इसके लिए ये हमारी सॉइल लैब में एक मशीन है, आम मशीन है, इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सॉइल सैंपल रख दिया जाता है, सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन, सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन यहाँ पे रख लिया जाता है। ठीक है ना, और ऊपर से ये लीवर है ना, इसको आप घुमाते हैं तो ये ऊपर से लोड अप्लाई करता है, और इसको ये प्रूविंग रिंग जो है ना, इसमें डल लगी हुई है, ये मेजर करती है ये कितना लोड इसने लिया है। और ये डिफ्लेक्शन गेज है, जितनी डिफॉर्मेशन होगी
सैंपल में, तो ये इसको नोट कर, ये सैंपल है। देखिए ये इसमें ये फेलियर हो गई है। ये अनड्रेन्ड टेस्ट है, ये सिर्फ सैचुरेटेड क्ले पे इसका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। ये अनड्रेन्ड टेस्ट है क्योंकि लोडिंग का रेट ज्यादा है और यहाँ पे ऊपर और नीचे कोई पोरस स्टोन नहीं, कोई ड्रेनेज अलाउड नहीं है, और साइड से जो थोड़ी बड़ी ड्रेनेज होती है वो नेग्लेजिबल है। ठीक है, ये इसका फेलियर प्लेन है। सर ये मशीन खराब है ऐसे ही? नहीं, ये तो है ना, लैब में है, या अभी करेंगे ना, अभी तो आपकी लैब शुरू है ना। ये टेस्ट आपने किया है या करेंगे? करेंगे। अच्छा बस ठीक है, आप कर लेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो देखें, जब आप डेविएटर लोड या एक ऊपर से जो लोड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रेन है आपके पास डेल्टा एच ओवर एच, डेल्टा एच जो डिफॉर्मेशन आ रही है आगे पकी नहीं कड़ी का नाम और तो वीडियो देखे आवाज अगर तो याद करें। हाँ, सीधा तो सिंपल वाच डेल्टा एच शो की या डेविएटर लोड शो की, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन बढ़ रहा है जिस तरह मैंने आपसे पहले अभी कहा भी है, और ये आपके पास लोड है। तो ये पीक आता है, तो पीक को हम ले लेते हैं क्यू यू के बराबर लेते हैं। ये क्या, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेशन टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर पीक नहीं आता, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो आप 20% स्ट्रेंथ पे क्यू यू की वैल्यू ले लें। ये सॉइल स्पेसिमन है इसका, देखें सिग्मा 3 0 है और सिग्मा 1 या सिग्मा डी, ये सिग्मा डी कह दें इसको, ये सिग्मा डी है, ऊपर से आप अप्लाई कर रहे हैं। अब सिग्मा डी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा डी वर्क। हाँ, और जब ये इसका फेलियर प्लेन है, ठीक है ना, तो आप कोई बता सकता है फेलियर प्लेन किस एंगल पे, फेलियर किस एंगल पे आएगी, कोई बता सकता है? अगर ये सैचुरेटेड क्ले है तो फेलियर आपके पास किस एंगल पे आएगी? 45 + 5/2। 45 + 5/2 और 5 इसमें 0 है। आपको पता है कि अनड्रेन्ड टेस्ट जब आप करते हैं सैचुरेटेड क्ले पे, तो उसमें फेलियर एनवलप जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो 5 0 होगी, ठीक है ना। 5 0 होगी तो थीटा जो है ना वो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। आप ये इस फेलियर प्लेन पे स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल और शेयर। अगर मैं आपको कहूं कि इसका मोहर सर्कल प्लॉट करें, तो वो आप प्लॉट करें और उस पर फेलियर एनवलप भी ड्रा करें, ठीक है ना। जरा करें, 1-2 मिनट लें और करें। कर लिया है आपने? यस सर। अच्छा, इससे आप शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर अभी निकालें, सी और फाई क्या आएंगे, सी क्या आएगा और फाई क्या आएगा? सी 5 सर 0 होगा। अच्छा, और सी सिग्मा डी के सिग्मा 1 के बराबर होगा। 1/2। हाँ, ये 2 थीटा है,
ये देखें, ये पॉइंट जो है ना, ये फिलियर प्लेन है। ये तो वो फिलियर प्लेन है मर्दूली का, हाँ ऐसे उली का। और ये 2 थीटा पे, अगर यहाँ पे थीटा है तो मोहर सर्कल पे ये 2 थीटा हो जाता है। देखें बिल्कुल 90 डिग्री है। और सी यू जो है ना वो QU/2 के बराबर है, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। अब ये एग्जांपल है, आप इसको खुद करें, जल्दी करें। नहीं सर। जी जी सर यहाँ पर एक ही सर्कल मोहर सर्कल ड्रा होगा, मतलब अगर हम हाँ, एक ही होगा ना, एक ही हो सकता है। आप जितने सैंपल भी करें एक ही सर्कल होगा, क्योंकि सिग्मा 3 तो 0 है ना। और हमें क्योंकि पता है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, हमने तो कहा था कि आपको कम से कम 3 मोर सर्कल तो हो, ताकि फिर वाला आप ड्रा कर सकें। मगर इस केस में चूंकि ये सैचुरेटेड क्ले है और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल होता है फेलियर एनवलप, तो इसलिए एक पे इक्तिफा कर दिया गया है। इसलिए तो ये टेस्ट आया है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इतना सिंपल कि हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि फेलियर एनवलप जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो बस इसको, इसलिए ये टेस्ट है। सर ये फुली सैचुरेटेड सैंपल होगा। थ्योरेटिकली इट हैज टू बी फुली सैचुरेटेड, ठीक है, मगर बाज वक्त फुली सैचुरेटेड जो है ना वो आप इससे उस पे सैंपल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यस टेस्ट कंडक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर 90% से डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा हो, 90% तक भी हो तो फिर भी ठीक है, मगर कम हो, जितना ये अनसैचुरेटेड होगा, फुली सैचुरेटेड नहीं होगा, कम होगा, तो उतने ही इस रिजल्ट में फर्क आएगा, या इसमें सिल्ट या सैंड कंटेंट होंगे तो उतना ही फर्क आएगा। थ्योरेटिकली इट हैज टू बी फुली सैचुरेटेड। सर लेकिन हमारे पास जो डिफरेंट सॉइल की, मतलब जब हम डिफरेंट पार्ट से लेते हैं तो वो तो ज़रूरी नहीं कि वो सैचुरेटेड हो, वो तो डिपेंड करता है ना सर। ये तो सैचुरेट, जो सैंपल आपने लिया है वो अगर सैचुरेटेड हो तो ये टेस्ट हो सकता है, वरना आपको और टेस्ट करने होंगे। तेरे बोले बराबर को सरलाने लगे। ना वो ठीक है खुदा खुदा में काफी ठीक है सब इनिशियल होगा इनिशियल को समझते claro, entonces initial que कानूनी नगर तो बल्ला शी मजा साब है तो इनिशियल की राशि सब फिनिश होने का होता है एक्चुअली तो क्वेश्चन में तो बस फिनिश होने का तो बल्ला है está garantía अब उसी राशि सब सही क्लास रवान ले खुदा है तारीख में खबर रहा बोली। अच्छा जी, ये एग्जांपल करें आप। जी इरशाद सुनिए समझ रहे जी अब ये तो कस्ता देगा मन बस है दोबारा ऑप्शन राशि करना तो स्पेसिफिकेशन जो हुआ और यदि कंस्ट्रक्शन तरीके दिसते हैं कंस्ट्रक्शन आप लाते हैं da poco poco da si del questa devo iniziare a visitare da flat no flat lagi di kuturi dia dewan में sekali انا flat single बोले jadi poco poco Salman, te puedo creo. Chana Salman. हाँ
सर्वेदा रिजल्ट किलोमीटर से मुझ सर्वे एरिया डेरा कम बात की मुझे माउंटेन दा होल आराम ठीक है वेंची दा वो माउंटेन दा होल तुम देखे लग दिली करन दा सुगा प्लेस कोई दी होल मतलब वर्टिकली राजी का रिजल्ट राजी तो सर्वेदा रिजल्ट राजी हो करना हाँ मतलब द वे मुझ सर्वे एरिया प्लेसमेंट एरिया डेरा कम बात की कदा वर्टिकल मुझे के दिन वजह दा रिजल्ट मुझे को बोला वर्टिकल होने चाहिए तो वर्टिकल अल्लाह पता नहीं चाहिए मतलब चिसिंग अपराधी दारेंगे एक दी मतलब वो दा फ्लैट साइड चिकन दा वाला और सिंग अपराधी ना उस होल जो वर्टिकल सिंग है यार रिजल्ट नबिया चित्ता और ना या आर पार बना सारी देवाल ना होल बहाम आर पार का ना तपोस को मालदास का उसमें क्यों कुछ ना होल बना पास यात्री बाढ़ वाला माता पोस्ट दोस्त तपू पूरा का यार है पोस्ट लाओ सर या तासु तपूस तजे वास्तव का ना मैं तासु बस आखाना पूरी दे दो बदीने थे ना तो विचार दासी से जोड़ो माँ जब तक को के जोड़ो ले सुन में तपूस में बोले भाई गया दादा तपूस आने वाला वाला तपूस को रहा हूँ और बल यार तक मोंगे उधर यार पुल सोचें कि ना तो जैसे से जोड़ो मैंने कुछ तमाम डिटेल का पोस्ट को ना और इस इशारा सर ओके बदी बात तमाम देवले आगस्ट न सरमान अवल को इस पोस्ट में तो सरमान दायु टास्क का करे दिता बात पता सर टास्क के मात्रा बताए सुई ताले सुई माते वे सर तदी वाले में से कई सो और जोड़े वो माउंट माते टास्क का करे दिन दान कर होगा नंतर देवने वेर बस माता माते तपोस ना जब या मात्र कल मिला उस तपोस पे निंगड़ी तपोस ना कभी राजी 12.8 रही छाना 12.8 सिग्मा हाँ हम तो ये लिखी था डायग्राम जो करा टू डायमेंशन पे आये उन्हें लिखी हुई This is A naught original area. This is axial strain delta H over H naught. ठीक है ना ये और this is modified area volumetric strain over axial strain. Volumetric strain is 0 because this is an undrained test. ठीक है ना this is epsilon V is 0 and this is the modified area. You divide this by this, you have 12.8 kPa, 12.8 unconfined compressive strength. अब unconfined compressive strength से आपको shear strength चाहिए. Shear strength is equal to tau is equal to the tau वाले the tau से जो हुई है ना. हाँ ना राजी होगा निशान दवा हाँ माँ छोड़े हो यार पता राजी हाँ डायग्राम में मौजूद है एनिमेशन है उसको करे अरे जी सी यू सिग्मा टेंजेंट फाई यू 0 है तो टाई इज इक्वल टू सी यू और सी इज इक्वल क्यू यू बाई टी 6.4 kPa. ये आंसर आता है. किसका ये आंसर आया है? कोई है जी? सही है सर, आंसर यही है. अच्छा गुड. अब आते हैं ड्रेन एंड अनड्रेन स्ट्रेंथ. ड्रेन स्ट्रेंथ कहाँ पे यूज करना है, अनड्रेन तो ये तो पिछली क्लास में हो गया था, ठीक है ना, वही बातें हैं यहाँ पे. अब आते हैं बिहेवियर ऑफ सैंड, ठीक है ना, और बिहेवियर ऑफ क्ले पे. तो पहले बिहेवियर ऑफ सैंड पढ़ते हैं, फिर बिहेवियर ऑफ क्ले पढ़ते हैं, ठीक है ना. शेयर
शेयरिंग के दौरान, ठीक है ना, सैंड का क्या बिहेवियर होता है और क्ले का क्या होता है। तो ये डेंस सैंड और लूज सैंड का बिहेवियर है ड्यूरिंग शेयरिंग, आपने ये पढ़ा भी है, यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन इसकी हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे आपके पास शेयर स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे आपके पास शेयर स्ट्रेंथ है। और डेंस सैंड का आपको पता है कि ऊपर इस तरह जाता है, पीक पे पहुंचता है और फिर नीचे आ जाता है, अल्टीमेट पे पहुंच जाता है। और लूज सैंड का कोई पीक नहीं होता, वो डायरेक्ट अल्टीमेट पे पहुंच जाता है। तो कोई बता सकता है कि ये पीक क्यों आता है डेंस सैंड में? इंटरलॉकिंग की वजह से। इंटरलॉकिंग की वजह से। फिर ये अल्टीमेट पे जब पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस वजह से होती है? सर यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, मतलब 0। नहीं, वजह वो जिस तरह पीक होता है इंटरलॉकिंग की वजह से, तो अल्टीमेट किस वजह से होता है? पार्टिकल इनलाइन हो जाते हैं सर। नहीं, इसमें लाइन नहीं होती। ये तो सर्कुलर पार्टिकल होते हैं, राउंडेड पार्टिकल होते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये इसके वो क्ले में अलाइनमेंट होती है रेसिजुअल पे, सैंड में जो है ना वो नहीं होता, अल्टीमेट पे पहुंच जाता है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है ना वो दो वजूहात की, एक फ्रिक्शन है कि पार्टिकल टू पार्टिकल फ्रिक्शन, और दूसरा है रोलिंग। फ्रिक्शन भी है और पार्टिकल एक दूसरे पे रोल भी करते हैं, उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस डेवलप होती है और इसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये फाई सी, ये फाई पी है, यहाँ पे इससे रिलेटेड फाई पी या फाई मैक्सिमम एक बात है। और यहाँ पे जो है ना ये फाई सी है, क्रिटिकल फ्रिक्शन एंगल या अल्टीमेट फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। और ये कब आता है? जब आपके पास चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे आए नीचे ग्राफ पे, ये आपके पास शेयर स्ट्रेन है और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है और ये नीचे डिक्रीज इन वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखें लूज सैंड में वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यूरिंग शेयरिंग, एक पॉइंट पे ये पहुंच के कांस्टेंट हो जाता है, नो चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह इसमें भी है, डेंस सैंड में भी है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती है और वॉल्यूम इंक्रीज को क्या कहते हैं? डायलेशन कहते हैं। एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ है। डेंस सैंड में आप नोट करें कि पहले तो थोड़ी सी कंप्रेशन हो जाती है, मगर एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाए तो फिर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोल होना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से डायलेशन आ जाती है। ये आपने पढ़ा था पहले। इसमें ये फाई यू जो है ये सिर्फ पार्टिकल टू पार्टिकल फ्रिक्शन है, इसको हम टेस्ट से तो नहीं डिटरमिन कर सकते। वैसे ही स्केल के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई है कि सिर्फ फ्रिक्शन हो पार्टिकल टू पार्टिकल तो फाई यू है, इसके साथ रोलिंग भी हो तो फाई सी है, इसके साथ इंटरलॉकिंग भी हो तो फाई मैक्सिमम है। अच्छा जी, इसको सर ये डेंस सॉइल के केस में पार्टिकल एक दूसरे पर रोल ओवर हो जाते हैं तो मतलब फिर भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये जो लूज सॉइल है सैंड है, इसमें हमारे पास जब पार्टिकल एक दूसरे पर रोल ओवर करते हैं तो इसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज आती है। तो सर इसकी थोड़े कंसेप्ट दे दें। देखें, मैं जितना आपकी क्वेश्चन पे समझ गया हूँ, डेंस सैंड में पार्टिकल जो ना कंपैक्टेड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे में घुसे होते हैं, तो उस पर शेयर आता है। तो जब वो ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल जो है ना वो उखड़ जाते हैं, इस तरह कह दें, ठीक है ना। तो इस वजह से उसमें डायलेशन शुरू हो जाती है। और लूज सैंड तो ऑलरेडी लूज है, ठीक है ना, लूज सैंड तो ऑलरेडी लूज है,
ठीक है, तो वो एक किस्म से शेयरिंग के दौरान वो कंपैक्टनेस की तरफ जाते हैं, वो तो ऑलरेडी लूज है, उसमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। वो तो इंटरलॉकिंग जब ब्रेक होती है, ठीक है ना, तो ब्रेकिंग के दौरान वो पार्टिकल आप इस तरह क्या कि एक दूसरे से उकड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो रोलिंग शुरू कर लेते हैं। एक बार वो रोलिंग स्टेबलाइज हो जाए तो फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस किस्म से डेंस सैंड में शेयरिंग से लूजनिंग आती है, और लूज सैंड में डेंसिफिकेशन आती है, ठीक है ना। अच्छा जी, मगर ये बिहेवियर जो है ना, ये रिवर्स भी हो सकता है। डेंस एंड लूज सैंड की तरह बिहेव कर सकता है और लूज एंड डेंस की तरह बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस पे। कन्फाइनिंग जो स्ट्रेस है, अगर वो ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो डेंस एंड लूज सैंड की तरह बिहेव शुरू कर देता है, उसमें पीक नहीं बनता। वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो उसको पीक पे नहीं छोड़ता कि पीक पे आ जाए, वो इंटरलॉकिंग को ब्रेक होने नहीं देता, आप इस तरह कह दें। और लूज सैंड में पीक भी आ सकता है अगर कन्वाइनिंग स्ट्रेस बहुत कम हो, तो ये बिहेवियर चेंज भी हो सकता है। और ये सारी बातें जो है ना, ये यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास है। जी जी जी। सर ये लूज सोल में तो ऑलरेडी मतलब हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल होते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये कन्फाइन हो जाए, तो जब हम इस पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि ये जो पार्टिकल है एक दूसरे में घुस जाए। तो ये मतलब इसकी इंक्रीज इन वॉल्यूम सर, इसकी मतलब थोड़ी समझ नहीं आई है अभी तक, मतलब कंसेप्ट अभी तक नहीं बना इस पर। लूज सैंड में इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये डेंस सैंड में जो ये डायलेशन होती है, ये बात पूछ रहे हैं? जी सर। ये क्यों होती है? सर ये लूज है ना? सही ये नहीं, ये डेंस है। सही है सर, अभी समझ आई सर। अच्छा जी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड लूज और अच्छा, ये तो हो गया है। तो ये एक टेबल है वैसे आपको आइडिया देने के लिए कि फ्रिक्शन एंगल कैसे वेरी होते हैं। यूनिफॉर्म सैंड वो होता है जिसमें एक साइज के पार्टिकल हो तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। राउंडेड पार्टिकल्स हो तो इसकी स्ट्रेंथ, शेयर फ्रिक्शन सबसे कम होता है। लूज फॉर्म में 27 डिग्री होता है और डेंस में 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। वेल ग्रेडेड सैंड वो होता है जिसमें हर साइज के पार्टिकल्स हों तो वो ज्यादा कम्पैक्ट होता है। एंगुलर पार्टिकल्स हों, ठीक है, तो लूज सैंड में वो 33 डिग्री होता है और डेंस में 45 डिग्री होता है। सैंडी ग्रेवल्स, ठीक है ना, तो ये इसके टिपिकल कुछ वैल्यूज दी गई है, रेंजेस। अच्छा जी, तो ये हमने ड्रेन्ड बिहेवियर डिस्कस किया सैंड का, और ड्रेन बिहेवियर सैंड का डिस्कस करना जरूरी भी है क्योंकि ये ड्रेन फॉर्म में होती है। ड्रेन में इसलिए होती है कि परमेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे इस पे लोड आता है तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाता है। मगर कुछ सिचुएशन ऐसे आ सकती है कि ये अनड्रेन्ड फॉर्म में जा सकता है, और वो कौन सी सिचुएशन है जब आपके पास समझे तो सॉरी जिस तरह हमने पढ़ा कि जब अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल या ब्लास्ट लोड आता है, आपके पास सैचुरेटेड सैंड है, ठीक है, तो ये अनड्रेन्ड फॉर्म में भी जा सकती है। तो एक फिनोमेना है लिक्विफेक्शन, ये अकर होता है लूज सैंड में। लूज सैंड हो और सैचुरेटेड हो तो इसमें लिक्विफेक्शन अकर होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है जब रेट ऑफ लोडिंग बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से इंस्टेंटेनियसली मोमेंटली जो है ना एक्सेस पर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है।
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, अब देखें ये नीचे इक्वेशन दी गई है, ये टा इज इक्वल टू सी प्राइम सिग्मा ओवर टेंजेंट फाई प्राइम है। सैंड में सी प्राइम 0 होता है, तो टा इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इंटू टेंजेंट फाई प्राइम। ठीक है, अब आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो अर्थक्वेक के दौरान या ब्लास्ट लोड के दौरान पैदा होता है वो इतना ज्यादा हो गया, ठीक है ना, कि वो सिग्मा के बराबर हो गया, तो टा की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब है कि बिल्डिंग जो है ना वो वैसे ही वाटर पे पड़ी हुई है, कुछ लम्हे के लिए ये हो जाता है। जब तक ये रेट ऑफ लोडिंग होती है इतनी तेज होती है तो इसमें पोर वाटर प्रेशर होता है, तो इस दौरान बिल्डिंग जो है ना ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर खड़ी है, तो इसमें इस किस्म के फेलियर हो सकती हैं। इस फिनोमेना को लिक्विफेक्शन कहते हैं। ये देखें ये गिर गई है, ये देखें ये गिर गई है, ये गिर गई, बीम कॉलम वो दीवार सब कुछ अपनी जगह पे है, मगर बिल्डिंग जो है ना वो जमीन में धंस गई है। इसको कहते हैं लिक्विफेक्शन। स्कूल में सर? जी जी सर ये मोस्टली कोस्टल एरिया में नहीं होते ये लिक्विफेक्शन? ये जहाँ पे सैचुरेटेड सैंड हो ना, सैचुरेटेड सैंड और फाइन ग्रेन्ड हो, ठीक है, लूज हो, सैचुरेटेड का ना, तो यहाँ पे ये होती है, ठीक है ना। वाटर टेबल के नीचे जो वाटर टेबल की मतलब ये कि ज्यादा ऊपर हो तो वहां पे होता है। कोस्टल एरिया में चूंकि इसके चांस ज्यादा होते हैं तो आपकी बात ठीक है, वहां पे ज्यादा हो सकती है। और सर ये अनड्रेन्ड में होता है तो वहाँ पर तो ऑलरेडी मतलब वाटर अवेलेबल होती है, वो मतलब इस तरह बाउंड्री नहीं होती कि उस जो ड्रेनेज है उसको मतलब कंट्रोल करे। तो सर ये मतलब ये अनड्रेनेज में सर आपने कहा कि ये होती है, तो यहाँ वहाँ पर तो ड्रेनेज हो सकती है ना सर? कहाँ पे ड्रेन हो सकती है सर? क्योंकि सर हमने इस तरह तो मतलब कोई चीज़ परवियस मतलब जो इसकी मतलब ड्रेनेज को रोक ले, हमने तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की होती, तो सर इसकी ड्रेनेज को मतलब किस तरह कंट्रोल करेंगे वहाँ पर? ड्रेनेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, ड्रेनेज को हमें कंट्रोल करने की कोई जरूरत तो नहीं है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है जहाँ पे सैचुरेटेड सैंड हो, ठीक है ना, और अर्थक्वेक आ जाए तो इसका लोड बहुत रैपिड होता है, तो सॉइल जो है ना वो अनड्रेन्ड फॉर्म में चली जाती है। अनड्रेन्ड फॉर्म किसे कहते हैं? अनड्रेन्ड फॉर्म इसको कहते हैं कि जहाँ पे एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर, जहाँ पे एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर डेवलप, तो ड्रेनेज को प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझा सर। ये ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज हो तो पूरा वाटर प्रेशर नहीं डेवलप होगा ना सर? तो ड्रेन तो ऑलरेडी है ना, सैंड तो ड्रेनेबल है। आम स्टैटिक लोड जो है स्लो रोडिंग के लिए तो ये ड्रेन है और यही होता है, मगर ये जो ब्लास्ट या अर्थक्वेक लोड होता है ये इतना रैपिड होता है कि पानी अगर ड्रेन हो भी रहा हो ना तो इतने रेट्स के साथ नहीं ड्रेन होता जितने रेट के साथ उस पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि उसमें एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर आ जाता है। ओके सर। जिस तरह आप एक सैरेंज लें, सैरेंज उसको पानी से भर लें, ठीक है ना, और उसको नीडल और उस पे ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है ना, तो सुराख तो उसमें है, उससे तो पानी निकल रहा है, मगर आपने बड़ी तेजी के साथ प्रेशर अप्लाई किया है नीडल पे, सैरेंज पे, तो उसमें जो पानी है उसमें प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं? कोई नहीं शो तो प्रेशर हमेशा मांगे तो इधर सैरेंज बाज। अच्छा जी, यहाँ पे एक और फिनोमेना भी आ सकता है, ये देखें ये लिक्विफाइड सैंड है, ठीक है ना, इसमें एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, और ये ऊपर क्रस्ट है, तो ये प्रेशर बाद वक्त इतना ज्यादा हो जाता है कि क्रस्ट में ये सैंड सुराख करके ऊपर सैंड आ जाता है। इस किस्म के नीचे जो फिगर आपको नजर आ रहे हैं देखें, इसको सैंड बॉयल्स कहते हैं,
जहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ हो, इस तरह का फिनोमेना हुआ हो, तो आप इस तरह के सैंड बॉयल्स भी नोट कर सकते हैं। और ये लूज सैंड में आता है, डेंस सैंड में लिक्विफेक्शन नहीं होती। अच्छा जी, अब आते हैं क्ले के बिहेवियर पे। यस, वालेकुम अस्सलाम। अब आप आते हैं क्ले की बिहेवियर पे। खैरियत हो? खैरियत हो? ओके ना है के ना सर जरूर का Surf में दावे से दा कमाने क्लासिंग की नहीं करना माने असाइनमेंट्स पाती थी माफी के फुल जमा पाला माने बस टाइम लगा विदेश टीचरान सर मतलब टीचर सर ये जमा से आकर घर के ठीक से करने दर के बाढ़ ठीक है वक्त नहीं बस बस बदेना राजी ना वक्त पर साड़े देगा है ना बंद खुदा मतलब है जी अच्छा जी, तो जिस तरह हम सैंड में लूज और डेंस सैंड की बात करते हैं ना, तो क्लेज में हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड और ओवर कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं। नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड जो है ना वो सॉफ्ट क्ले होती है और इसका बिहेवियर लूज सैंड के लगभग होता है, से मैच करता है। और ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले जो है ना वो स्टिफ क्ले होती है और इसका बिहेवियर जो है ना वो डेंस सैंड की तरह होता है। यार दासी हम चलते कल वाड़ी का चीजों वे हो दिल कचता ना हाँ तो रिकॉर्ड की जी रिकॉर्ड की रिकॉर्ड भी मुझे निकलने वाला जैसे करना। तो हम ड्रेन्ड स्ट्रेस में इसका जो बिहेवियर होता है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ड्रेन टेस्ट में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं होता, डेवलप होने नहीं देते। और कोई बता सकता है क्यों, कैसे नहीं होने देते, डेवलप होने नहीं देते? ड्रेनेज होती है सर। नहीं तो ड्रेनेज होती है तो नहीं, ये आंसर ठीक पूरा नहीं है। कोई और बताए। स्लो लोडिंग करते हैं सर जी स्लो लोड कौन सा लोड? जो डिविएटर को होता है डेविएटर स्ट्रेस का रेट ऑफ एप्लीकेशन बड़ा स्लो रखते हैं। इस पे कितना टाइम लग सकता है इस पे? सर ये तो सोइल पर डिपेंड करता है, दिन भी लग सकते हैं सर। तो हफ्ता 2 हफ्ता भी इस पार्ट पे लग सकता है कि इतना स्लो लोड आप अप्लाई करें। ठीक है ना कि ड्रेनेज तो हो रही है मगर फिर मिड बहुत कम है, तो चांसेस है कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो। तो इसलिए रोड बड़ा स्लो रखते हैं कि उसका रेट और जो वाटर इससे निकल रहा है उसका रेट कंपेटेबल रहे। ठीक है ना, मगर इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा क्योंकि ड्रेन टेस्ट है, पानी इससे निकलेगा, वाटर पोर वाटर निकलेगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हम जब ग्राफ अभी बना रहे हैं नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड क्ले का, तो देखें एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्सियल स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे डिविएटर स्ट्रेस है और एक वॉल्यूम का भी इस तरफ एक्सेस है। तो वॉल्यूम चेंज इसमें आएगा, ये बनाते हैं। ये है एनसीसी क्ले, तो देखिए इसमें कोई पीक नहीं आ रही, इसका बिहेवियर तकरीबन यही सॉफ्ट क्ले की तरह, स्टिफ लूज सैंड की तरह। और वॉल्यूम कंप्रेशन इसमें आ रहा है, कम हो रहा है, जिस तरह सैंड का बिहेवियर था, लूज सैंड का था। डेंस ओवर कंसिडरेड क्ले का बिहेवियर इसमें पीक आ रहा है, वॉल्यूम ये आ गया। देखिए पहले कंप्रेशन और फिर डायलेशन।
और जितना ओसीसी ओवर कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ये अलग बोलता पकारो ब्याह पकारो, जितना आपके पास इंक्रीजिंग ओसीआर होगा उतना ही आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा, बोलता पकारो ब्याह का पक्का है ना। लादा ब्याह एरोवर तक कम कही है रक्षान डिक्रीजिंग इन लांदे वराय छी। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आते हैं इसका अनड्रेन्ड बिहेवियर। तो अनड्रेन्ड टेस्ट में आपको पता है कि क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है इसमें? नो सर। क्या होता है अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता? बल्जिंग होगी। बल्जिंग होगी। अनड्रेन्ड टेस्ट में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप वाटर को ड्रेन होने नहीं देते तो उसमें तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज तो नहीं आएगा, मगर उसमें क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड क्ले की तरफ आते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्सियल स्ट्रेन है, वाई पे आपके डिवेटर स्ट्रेस है, और सेकेंडरी वाई एक्सिस जो है ना, इसमें ड्रेन टेस्ट में तो वॉल्यूम चेंज था, मगर इसमें अभी हम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को प्लॉट करेंगे। ये आपके पास है डिवेटर स्ट्रेस का ग्राफ, और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आप क्या कहते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर वैक्यूम के कहते हैं, जिस तरह ये वैक्यूम पंप होता है ना, वो ऐसे आप कारपेट को साफ करते हैं, वो सकिंग करता है, वो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है, और पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर उसके अपोजिट है। तो इसमें नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा जब आप किसी सैंपल आपके पास है, उसको आप प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें और उसके वाटर को आप बाहर नहीं जाने देते, डेफिनेटली उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कोई बता सकता है? सर आई थिंक क्ले के केस में नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। क्यों? सर इसमें वो क्ले सी की इफेक्ट की वजह से सर। कोई और बताए? यहाँ इसमें देखिए वो मिस मशाल है, आप इस क्लास में मिस मशाल है इसमें? यस सर। आप बताएं। देखिए मे बी पॉजिटिव। जी, पॉजिटिव आई गेस। क्यों पॉजिटिव क्यों होगा? ये तो वीक समझ नहीं आई मेरी मुझे। सर नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है ना ग्राफ में दिखा है वो कंप्रेशन उसकी नेगेटिव आ रही थी। अच्छा, ये कौन बात ये कौन बात कर रहा है? सर मना। अच्छा, आप कह रही हैं कि नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर होगा, क्यों? सर वो वॉल्यूम उसका नेगेटिव में है। वॉल्यूम नेगेटिव में? वॉल्यूम क्या मतलब है नेगेटिव में है? सर वो पिछले ग्राफ में दिखाया था कि स्ट्रेस जैसी अप्लाई करते तो वो उसकी कंप्रेशन नेगेटिव में जाती है। यस सर। यस सर। तो ये सैंपल कंप्रेस हो रहा है ना ड्रेन टेस्ट में, ठीक है? यस सर। तो नेगेटिव चेंज हो रहा है, मगर वहां पे तो अनड्रेन टेस्ट है, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? सर क्योंकि अनड्रेन है ना, एक्सेस ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा। अच्छा, मगर सिर्फ आपको पता नहीं है क्यों होगा? आपने सिर्फ ये कहा कि अनड्रेन है इसलिए, तो वजह क्या है, वजह बताएं ना।
सर ये अंडर नहीं तो सारा का सारा प्रेशर पोर वाटर प्रेशर लेगा, और जो हम तो लोड बढ़ा रहे हैं तो इस वजह से मे भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखें, सैंपल जो है ना, जब आप उस पर डिवेटर लोड अप्लाई करें तो सैंपल जो है ना वो इसकी कोशिश करेगा कि वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है ना। तो आप उस पर डिवेटर लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट क्ले है तो वो कोशिश करेगा कि मैं कंप्रेस हो जाऊं, ठीक है। तो वो कंप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? कि अंडर टेस्ट है, वॉल्यूम पानी निकलेगा तो फिर ये कंप्रेस होगा ना, पानी तो निकलने आप देते नहीं है, ठीक है। तो इसके नतीजे में पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर होगा, डेवलप होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चाहता है कि मैं कंप्रेस हो जाऊं, ठीक है ना, पानी निकलने नहीं दे दे, तो इन रिस्पांस टू दैट पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर वुड डेवलप। अब आते हैं ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले की तरफ। ये अब इसका पोर वाटर प्रेशर कैसे होगा? अब ओसीसी क्ले में आपको पता है कि ओसीसी क्ले में डायलेशन आती है। ये चाहेगा कि मैं डायलेट हो जाऊं, सैंपल चाहेगा कि मैं वॉल्यूम में बढ़ जाऊं, उसके लिए उसको वाटर की जरूरत है कि वो वाटर को सक करे, मगर आप उसको सकिंग करने नहीं देते क्योंकि वाल्व बंद है। तो उसके नतीजे में क्या होगा? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप, वैक्यूम डेवलप होगा, जिस तरह वैक्यूम पंप में होता है, ठीक है ना। तो पहले ये इस तरह गलत है जोड़ने को, यू गलत है यार। ये देखें, ये डॉटेड आप देखें, पहले तो पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन आती है ना, फिर आखिर में देखें और जब डायलेशन का पार्ट शुरू हो जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप। जी समझ आ गई आपको? समझ आ गई? मशाल आपको समझ आ गई? जी सर। बलस मनाहिल आपको समझ आ गई? जी सर जी। उसामा उसामा उस्मान? जी सर समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए, मैं अभी समझ आ गई, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप एक सिरिंज को ले लें, उससे नीडल को हटा दें तो उसका जो सुराख होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको पानी से भर लें, ठीक है, मैं ये नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट की एग्जांपल दे रहा हूं, और आप उसका जो वो टिप है ना जहां पे सुराख है उसको अंगूठे से उसको बंद रखें और ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई करें, सिरिंज को उसके जो पिस्टन है उसको प्रेस करें, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? वो प्रेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि वो तो उससे पानी निकलेगा तो प्रेस होगा ना। अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई एयर बिल्कुल सील है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो वाटर है उसके अंदर, उसमें प्रेशर होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। हाँ, प्रेशर होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो उस जो सिरिंज की दीवार है ना उसको फाड़ने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव प्रेशर। अब आप इसको रिवर्स करें, अभी आप सिरिंज को बाहर की तरफ खींचना शुरू करें, तो वो बाहर खींच सकते हैं उसको? मतलब ये डायलेशन हो रही है ना, आप उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो बाहर नहीं खींच सकते। वो तो जब ही होगा जब आप सुराख से हाथ हटा दें और उसमें कोई या एयर या वाटर आ जाए, तो वो उसमें कोई चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
ठीक है, मगर एक चीज आप अंगूठे पे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? स्किन आपकी अंदर की तरफ जो है ना वो उसमें एक वैक्यूम उस पे आ जाएगा आपकी स्किन पे, ठीक है ना। तो ये वो ओवर कॉन्सेंट्रेट क्ले की मिसाल है जिसमें वो डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है मगर आप पानी को नहीं छोड़ो, वॉल बंद है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर विल डेवलप। अच्छा जी, आगे जाते हैं। अब मैं मोर सर्कल ओवर कॉन्सेंट्रेट क्ले और एनसीसी क्ले की डिस्कस करना चाहता हूं। मोर सर्कल, ये सिग्मा है, ये टॉ है, ठीक है। ये सिग्मा पी है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। इस जब स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो सैंपल पे आती हैं वो अगर इस जोन में हो तो सॉइल कौन सी सॉइल होगी? एनसीसी होगी या ओसीसी होगी? जी, ओसीसी। ओसीसी होगी। और इससे अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो एनसीसी। इसका मतलब है जब आप सैंपल पे टेस्ट करें और वो स्ट्रेसेस जो है ना वो इससे कम है तो ओसीसी का बिहेवियर होगा, अगर इससे ज्यादा है तो एनसीसी का बिहेवियर होगा। तो आपने एक टेस्ट किया, सीयू टेस्ट किया, ये आपके पास मोहर सर्कल आ गया टोटल स्ट्रेस का, और स्ट्रेसेस कम है इसलिए ये ओसीसी है का बिहेवियर होगा। अब मैं इसका इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल ड्रा करना चाहता हूं, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ से। क्यों? माशाल्लाह, क्यों सर इंक्रीज हो रहा है जी? सर, ये टोटल है, जब हमारे पास इफेक्टिव होगा तो वो इससे कम होगा। अच्छा, और कोई बताए? सर पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है तो ये, हाँ पॉजिटिव तो क्या? तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। और कोई? सर राइट की तरफ जाएगा। क्यों? सर क्योंकि ओसीसी की केस में हमारे पास जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है भाई, ओसीसी है, ये ओसीसी है, ठीक है ना, नेगेटिव है। तो सिग्मा 3 प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा 3 माइनस यू, और माइनस माइनस यू प्लस यू हो जाता है। सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस यू हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। एनसीसी में अगर स्ट्रेसेस यहाँ पे हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव वाटर प्रेशर है तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। इस पे अगर आप मोर सर्कल प्लॉट करें तो वो जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी मगर ओसीसी तक एक जैसे होगी। इफेक्ट ये डॉटेड जो है ना इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल है, डॉटेड तक एक होगी और डॉटेड के बाद दूसरी हो जाएगी सारी। इस सिग्मा पी तक ये होगी, सिग्मा पी के बाद दूसरी हो जाएगी। इसमें आपके पास यहाँ पे भी फ्रिक्शन एंगल आ रहा है और इसका अलग फ्रिक्शन एंगल है, ठीक है ना। तो अभी ये आपकी स्ट्रेस रेंज पे डिपेंड करता है। अगर आप इस स्ट्रेस रेंज में हैं तो ये पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे, अगर इस स्ट्रेस रेंज में है तो ये पैरामीटर आप इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? अब आते हैं इसको दूसरे अल्फाज में भी मैं आपको समझाता हूँ। सिरिंज वाला बराबर बड़े ini mana saya pun masih cerdik betul sering coba mana está mau dia para jogo pois tadi que este kanan da zaka da wannan rakaki over go terá ऐसी प्रैक्टिकल पूरी das mungo practical yo pala yo video jodo ko kana okay obaki obaki wa mungo go isi sate de mana lagi dik video on ke dia shikana ऐसा वीडियो
देखिए मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। बाई चांस एक सिरिंज मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वीडियो अगर आपको नजर आ रही है मेरी तो आप नोट कर सकते हैं। अब आपको मैं नजर आ रहा हूँ? यस सर। जूम कर जूम की डबल क्लिक कर जूम है। देखें ये सिरिंज है, अभी ये पानी से खाली है, मगर आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको पानी से भर लें, यहाँ पे उंगली रखें, इसको प्रेस करें, प्रेस नहीं हो रहा, थोड़ा प्रेस हो रहा है इसलिए कि ये पूरा सील नहीं है। और आपके उंगली पे आप नोट करें प्रेशर, आप नोट करेंगे दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा ना तो ये नहीं खींचा जा सकता, ठीक है ना, ये नहीं खींचा। और आप चमड़े पे नोट करें ये सकिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वाटर प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। तो ये देखें, एक छोटी सी वीडियो भी हम बना लेंगे, एक छोटी सी वीडियो भी हम बना लेंगे, फिर आपको इसको पानी से भी भर लेंगे तो आपको फिर इसकी समझ आ जाएगी। जब वो सब अच्छा जी, स्क्रीन देने शेयर स्क्रीन शेयरिंग यस खाना खैर शाह ठीक ठाक है। मुलाकात में तो मुलाकात अल्लाह لا ما غادي فيتو وش خبر قلت ولا شو لما تيجي بيدي سرور ها لما تيجي واحد بس 3 كلام ده 3 على بالك شو كنا لو بلاين نيجي لك شكار كل شيء كده هو تمام في مشاركه كده كده او ده بس ऑनलाइन شيء ऑनलाइन شيء ده الناس اللي كنت وبنتها سرور كاغازين روड़ा कि बस आओ बस तो एन पी की कहना الناس اللي كنت بنتها एन पी फैकल्टी के सीडी الناس اللي كنت no pero yo es que ना पीजी करता और फैकल्टी को जम के कहना रोड़ा कागज रोड़ा कि बस हंस तो है कहना لانه ما انا بس كل ما انت لم يساعدك وديك فري شادي اسمه اوه استاذ خلي يا وزي ما تشي لك تودي انه دور يوم ولا غدا يوم شي يوم كور دي يوم كيف باش شي ودي مو مش الكوست شيء كده تستقبل ذاتي بياخد ذاتي يا بقى سكر زي ما في سلمة كده تقريبا سالم تنتونا بينوسيل لو architecture كنت بتذكر architecture ده كنا كده ده سكري أنا جاوب على architecture أو structure كله بس كلامه هو بروفيسور هذا كلام اللي بيدرسه كده ما يمشي شيء بس nominal بدلنا هو nominal شيء كم خارجي من ترى بارا كذا بس تاني دقيقة لكن ده اللي بقول نسونا ده نسونا ده كم سنة ده خدنا شو جميل خزانة شوغر ميل ده دي أنا ديبريشن دي كان خزانة شوغر أتوقع سيلتي سوين دي كان ده مو اللي بيتس عليكم بيبي قلت ده اللي جنا ضرورنا already 10 feet لا ديبريشن دي basement هذا بس كله كده غالي ده كده بيت مو أشوفه مو زي شيء نورمال كار كونا ده نورمال كار كده لو بورو مو 80 أنا بقول 20 वाला बस कर सकते हैं लो 2025 का जब से जीप गाड़ी पर को करना सामान बोरी 25 पर जोड़ा बिजली जी का बिजली मतलब टोटल कितना है शेयर वो भी 25 बताना ده जोड़ هذا قانون ده وسيله خرچه راکنه تانا کوم څه دا نه خیر ده هغه 30 یا 50 هغه د سهولتا کار بیا نه بل نه زه ورته چې باندې لا په ما راکمې دي
bel partner besar है na partner din da dumi doi din yo mitrazi yo ja kam no mon अब पहले उसी डेले जमा के जब पहले डेले जमा पूरी शेप से हम यूरो kan parkito सुनना समझता है da 40 euro 40 dollars कितना प्लास्टिक शो वो 30 किलो दो रिपोर्ट हमारी पकारी kan kala cewek bi amma ta makkani dora زوجو بس بيعمل شيء كتبالي فيه بدورة في جوش لا زقبل normal بشات خبر جماعة سر خبروك زي ما كان بتقولي ما بهيرش بس أنا في الأوروبي ما تبغى كان ما زبا سب program بل لو طبعا ده هذه كان سويت شيء أنا هو طريقة الزراعة فدولهم ترى جرمانية उस मुंह से तो निश्चय नॉर्मल लग के ये बता बोले चिदा का फ्रेश लेकिन दवा का रेंज की ऑर्गेनाइज की प्रकार से मिलते हैं प्रॉपर टेस्ट ना थी और दी की कोशिश था प्रकार से क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री साइड पर दे कम ऑफ मास्टरी या दे तजुर्बे जिते कोई भी करे केमिकल रिएक्शन करने और थर्ड देखिए दा दवा प्रकार का ऑब्जेक्टिव से दा मुकम्मल कमर्शियल लेवल था सॉरी ده ولا ما غادي ده ضروري ده زمان ضروري لو كان راشي دي لما واپس راشي ده لا خبرنا خدا لهم يو كسن لهم خير جرماني الروكا جرماني ومن ده يمشي لو كان راشي كان او تيست كم ده خبر ده بكون منش بل देखिए ده possibility مش अच्छा जी अब आते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं एक्स एक्सिस पे सिग्मा प्राइम है और क्लास पे लो लेक्चर مثل كشر الثاني لا أسيبه كشر الثاني والله هذا كان دارسين ما قال ما يشوفه ये सिग्मा प्राइम है और ये वाइड रेशो है तो देखें हमने और ये सिग्मा प्राइम है और ये टा है तो हम देखते हैं कि वाइड रेशो और शेयर स्ट्रेंथ का क्या रिलेशनशिप बनता है तो देखें ये एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है और पॉइंट ए पे स्ट्रेस कंडीशन है ये इसका इफेक्टिव स्ट्रेस है ये इसकी वाइड रेशो इस सैंपल का हम टेस्ट करते हैं और इसकी शेयर स्ट्रेंथ इस इफेक्टिव स्ट्रेस पे निकालते हैं तो ये आपके पास ये आ गया अब हम इसी सैंपल पे को जरा इस पे स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इसकी वाइड रेशो कम हो जाएगी बी पे आ जाएगी अब अगर इस इफेक्टिव स्ट्रेस पे मैं इसकी स्ट्रेंथ मालूम करना चाहूं तो वो ए से बढ़ेगी कि कम होगी जी सर बढ़ेगी डेफिनेटली बढ़ेगी ये है क्योंकि वाइड रेशो कम हो गई इस तरह हम ये नॉर्मली कंसिडर्ड क्ले है ये सी पे आ गए ये आ गया ठीक है अगर हम इसको मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और सी प्राइम 0 हो जाएगा और फाई प्राइम की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अच्छा दाम पकार होता है तो नॉर्मली कंसिडर्ड क्ले अगर आप टेस्ट करें ठीक है ना तो उसका सी प्राइम 0 आएगा और फाई प्राइम 0 से बढ़ जाएगा देखें इससे पता भी लगता है सर ये क्ले है तो कोशिश नहीं होगा इसमें नहीं ये यार तो कम जी के तो जरूर है ड्रेन टेस्ट ये ड्रेन कंडीशन पे डिपेंड करता है अगर अनड्रेन टेस्ट है तो फाई 0 होगी सी होगी अगर ड्रेन टेस्ट है ठीक है ना तो ड्रेन टेस्ट में आपकी सी 0 हो जाती है फाई की वैल्यू बढ़ जाती है और ये भी मैंने बताया था कि ड्रेन टेस्ट हो ठीक है ना तो क्यों इस तरह होता है वो भी हमने एक्सप्लेन किया था अब मैं इसी सॉइल को ओवर कंसिडर्ड बनाता हूं कैसे बनाऊंगा कोई बता सकता है कि कैसे बन सकता है यही सॉइल ओवर कंसिडर्ड कैसे बन सकती है
कोई बताए? जी सर ये तो ओवर कंसोलिडेटेड है ना सर? चावेली सर बरेली कुली ना OCC है। बरा प्रेगर अगर टाइटल दिमाग तवील ना टाइटल चेंज कर। मैंने आपको कहा ना ये NCC के लिए है। अब मैं इसको OCC बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? सर तो ई निशाल बोल आप देना, बताएं। प्रेशर कम हो जाएगा। जी क्या कहा बताएं? ई इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रेशर हम एनसीसी OCC में सर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर ई इंक्रीज होगी। यार मैं बताता हूं कि इस वाले स्पेसिमेन में हमने एक वाले स्पेसिमेन में कंसोलिडेशन टेस्ट में हमने रखा हुआ है, स्ट्रेस को A से B तक बढ़ा दिया, B को C से बढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये NCC के लिए इसको OCC बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मिशाल आप बताएं। सर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर तो मैं इंक्रीज ही कर रहा हूँ A से B और B से C, तो वही नॉर्मल कंसोलिडेटेड है। और भी बढ़ा दूं तो D पे चला आगे और चला जाएगा, तो इससे किस तरह OCC बन सकता है? सर डिप्स को चेंज करेंगे? नहीं यार, स्ट्रेस को कम करेंगे। जब ये D पे आ जाएगा तो वो कंसोलिडेटेड क्ले किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें पास पे स्ट्रेस जो है ना वो प्रेजेंट से ज्यादा हो। तो प्रेजेंट जो है ना वो D है और पास जो है ना मैक्सिमम वो C है, तो ये OCC हो गया। हो गया कि नहीं? अच्छा जी, अब इस स्टेज पे मैं इसकी स्ट्रेंथ मालूम करता हूं। तो ये इस इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो ये A पे आएगा, A से नीचे होगा कि A से ऊपर होगा? जी कोई बताए? A से नीचे होगा कि A से ऊपर होगा? सर नीचे होगा। क्यों? सर वो प्रेशर रिड्यूस कर दिया है। नहीं यार, प्रेशर तो अब A के बराबर है ना। देखें जैसे सिग्मा प्राइम A पे भी वही है और B पे भी D पे भी है, वो प्रेशर तो एक है ना, एक नहीं है? देखें इसी प्रेशर पे मैं स्ट्रेंथ मालूम करना चाहता हूं ना। जी सर ए पे ही होगा। जी ए पे ही होगा। अच्छा, कोई और बताए? इंटरेक्टिव कुछ बिल्कुल होती है समझ पूरा मौका ना। जी दोनों हुआ ना यार, नहीं करना। असफंदियार आप बताएं। असफंदियार असफंदियार नहीं है मेरे ख्याल में, वैसे ही लॉगिन है। क्या है, मेरी आवाज को नहीं आ रही? असफंदियार बोली, समझा बोली जवाब ना। अच्छा, ये A से ऊपर होगा। वजह इसकी ये है कि देखें A पे वाइड रेशो ज्यादा थी और D पे कम है, तो वाइड रेशो कम हो तो सैंपल कम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? तो ये तो इसका मतलब ये है कि जब वही स्ट्रेस कंडीशन है मगर जब नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड था तो स्ट्रेंथ कम है, और जब ओवर कॉन्सेंट्रेट हो गया तो स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब मैं दोबारा इसको
ये ई पे ले आता हूँ। अब ई पे जब आ जाता हूं तो ये ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले है कि नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले है? कोई बता सकता है? ओसीसी। ओसीसी है। क्यों? कि ये करंट जो स्ट्रेस है ना ई पे ये कम है और जो प्रीवियस मैक्सिमम स्ट्रेस था वो सी वो ज्यादा था, तो ये ओसीसी है। तो इसके मुताबिक ई प्राइम आ गया यहाँ पे, लेकिन ई आ गया इसके बी से भी ज्यादा हो गया। अब मैं आगे आता हूँ सी पे, इसको दोबारा ले आता हूँ। अब ये क्ले कौन सी क्ले है? ओसीसी है कि एनसीसी? एनसीसी। एनसीसी क्योंकि करंट स्ट्रेस जो है ना वो पास में जो मैक्सिमम है उसके बराबर हो गया है, ओसीआर इसका 1 के बराबर। तो इसका स्ट्रेंथ वही वाइड रेशो है जो प्रीवियस था, तो इसका स्ट्रेंथ भी वही सी का सी होगा। अब मैं एफ पे आता हूं तो ये फिर एनसीसी हो गई, तो ये इसके लाइन पे आ जाएगी, ए बी सी और एफ के लाइन पे आ जाएगी। अब इसको मैं मिलाता हूं तो ये तो नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले और ये ओसीसी, ये ओसीसी का कर्व है, फिर ये सीधा हो गया। जब एनसीसी हो गया तो बिल्कुल एनसीसी वाली लाइन को इसने ज्वाइन किया। इसको कहते हैं प्री कंसोलिडेशन हम्प, डीईसी को कहते हैं प्री कंसोलिडेशन हम्प। तो ये बिहेवियर है एनसीसी और ओसीसी का। फर्स्ट टाइटल हम टिकूल ऐसी निकली डीसी, हाँ डीसी ओसीसी रे हो, ए बी सी एफ से कम देगा ना, हाँ ए टू एफ दैट टोल एनसीसी। अच्छा जी निकली दामागे तो ये चिदा टिको को दी वो डायग्राम ने जोड़ना का टाइम मत मिलाओ न। ओह अभी आखिरी टेस्ट रहता है वेन शेयर टेस्ट, ये भी आपकी लैब से आखिरी टेस्ट है, बड़ा आसान है, ठीक है ना? ये पढ़ते हैं। ये तो बनना है ज्यादा लैब के कार में लैब का सामने पट्टी चारानी वो रहते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास वेन शेयर टेस्ट ऑपरेटर्स है और ये फील्ड का है। इसमें 2 वर्जन होती हैं, ये लेबोरेटरी वर्जन है और ये जो है ना फील्ड का वर्जन है। इसमें क्या होते हैं देखिए, ये नीचे आपको फिन्स नजर आ रहे हैं, वेन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? ये इसका डिटेल ये क्लोज अप व्यू है। और फिर तकला देखो ना पेन वसर किए ये पेन। अच्छा आप कोई बता, ये इसका क्लोज अप व्यू है और ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? ब्लैक पेन। तो ये क्यों यहाँ पड़ा हुआ है? इसका क्या यूज है? इल्म बड़ी दौलत है सर जी सर, ताकि हमें साइज का पता चल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इल्म बड़ी दौलत है, मगर अब आपके पास नहीं था, उसके पास था तो उसने जवाब दे दिया। ये देखें, ये इसको साइज बताने के लिए है कि ये कितना साइज इसका होगा तकरीबन, ठीक है ना? तो ये 4 फिन्स है। तो इसको जमीन में आप जब बोर कर लेते हैं, जिस पॉइंट पे आपको टेस्ट करना है, ये इसमें इसको पुश कर लेते हैं 5 times the height, 3 to 5 times the height of the फिन्स जो है ना उसको अंदर पुश कर लेते हैं और फिर ऊपर से ये है ना इसमें टॉर्क अप्लाई कर लेते हैं ताकि फेलियर काज हो जाए। तो ऊपर से एक टॉर्क अप्लाई करते हैं। ये अनड्रेन टेस्ट है और ये क्लेई सॉइल के लिए है। सैंडी सॉइल हो, सिल्टी हो, तो उसमें सैंडी पे तो नहीं होता, सिल्ट जितना ज्यादा होगा उतना है उस पर फिर एरर आएगा। तो ये सैचुरेटेड क्ले के लिए है।
ये बिल्कुल यही फिन्स हैं, मगर ये लैब यही प्रोसीजर है, मगर लैब के लिए। ऊपर से ये देखें, ये टार्क मीटर है, टार्क अप्लाई होता है, मेजर होता है। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, मुख्तलिफ लैब और फील्ड के हाइट्स और डायमीटर, इसका जो है डायमीटर और हाइट ये रेशो है। तो ऊपर से जो टार्क अप्लाई करते हैं, इसको इस जो सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसके साथ इसको इक्वेट कर लेते हैं, और इससे फिर हम अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ CU निकाल लेते हैं। तो कोई बता सकता है जब ऊपर से आप अप्लाई करें टार्क तो कौन सी चीज रेजिस्ट करेगी? इसमें देखें, ये जब आप इसको जमीन में पुश करते हैं तो ये सॉइल जो है ना, इसके इर्द गिर्द नीचे सिलेंडर की फॉर्म में इसके साथ चिपक जाती है, और जब आप टार्क अप्लाई करते हैं तो टार्क अप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर ऑफ द सॉइल जो है ना वो रोटेट हो जाता है, टार्क की डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है वो तो एक साइड की तरफ से है, जो पैरामीटर है जो सॉइल के साथ लगी है वो आपको देता है रेजिस्टेंस, और एक ये टॉप और बॉटम भी जो सरफेसेस है ना, ये भी सॉइल के साथ लगी हुई हैं, ये रेजिस्टेंस भी है। समझ आ गई आपको? तो जब आप T को आप इक्वेट कर लेते हैं इस रेजिस्टेंस के साथ तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें CU अब T आपको मालूम है, आप टेस्ट से मालूम कर लेते हैं, CU आपको मालूम करना है, बाकी H और D जो है ना ये फिन्स के हाइट और डायमीटर है, तो ये इसमें पुट करें, आपके पास CU आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायग्राम भी दिया गया मगर ये इसमें थोड़ी गलती मुझे नजर आती है, ये सिलेंड्रिकल सॉइल है, देखिए अलग फर्क है आप को। अच्छा जी, आपको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? सर मैनुअली टार्क किस तरह हम फाइंड करेंगे? जी, टार्क टेस्ट से फाइंड करें, वहां टार्क मीटर लगा होता है, जितना टार्क आप अप्लाई करेंगे वो आप मेजर कर सकते हैं। सर मैनुअली जो करते हैं सर? मैनुअली करते हैं। मैनुअली क्या करते हैं सर? जो टार्क अप्लाई करते हैं वो जो ऊपर हैंडल होता है और उस पर टार्क अप्लाई करते हैं। हाँ, तो टार्क आप अप्लाई करें ना, इसके लिए बड़ी मशीनें भी हैं कि आप एक हैंडल होता है उसको मूव करें और टार्क अप्लाई होगा, और हाथ से भी कर सकते हैं, मगर टार्क मेजरिंग आप मीटर आपके पास होना चाहिए कि जितना टार्क आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेजर करें। अच्छा जी, आप इस इक्वेशन पे समझ गए? देखें, इसका ये पहला पार्ट जो है ना ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा प्लस से ये वाला साइन, ये वाला पार्ट जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई बता सकता है? CU को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है? सर ये पहला पार्ट साइड द्वारा रिप्रेजेंट करता है, ये मल्टीप्लाई बाय 2। ये पहला पार्ट जो है ना ये देखें, पाई HB आपको पैरामीटर सरफेस एरिया देता है, साइड वाला D/2 इसका फॉर्मेट आम बन जाता है। ठीक है, तो ये साइड का जो एरिया है वो उस पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो देती है, और ये वाला जो है ना ये आपको टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो दे रही है, इसलिए ये 2 से भी मल्टीप्लाई है क्योंकि दो सरफेसेस है। ठीक, अब आप इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये रोटेशन है और ये T है, टा नहीं है, ठीक है ना? ये रोटेशन और ये टार्क है, जितना रोटेशन तो पहले आपको ज्यादा पीक पे पहुंच जाएगा, ज्यादा टार्क की जरूरत होगी, जब एक बार फेलियर काज हो जाता है, ठीक है ना? द रिमोट
एक बार फेलियर काज हो जाए, फिर जब आप टार्क अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत कम टार्क की जरूरत होगी, क्योंकि एक बार फेलियर हो गई है तो फिर वो नहीं है। तो दिस पीक डिवाइडेड बाय दिस रेजिडुअल रिमोल्डेड आपको सेंसिटिविटी देती है। अगर इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो पीक में और ये रिमोल्डेड में, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्ले बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, मतलब डिस्टर्बेंस इसको। तो जब बहुत सेंसिटिव क्ले हो ना, तो फील्ड टेस्ट उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब आप सैंपलिंग करेंगे तो वो सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा होती है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा आ जाती है। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें जरा। इक्वेशन तो आपने लिख लिया है ना, इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है, ये और ये एक बात है, ये इक्वेशन है। और ये प्रॉब्लम है, आप खुद सॉल्व करें। साइड मध्ये और शुक्ला बार जोर पे kan बस की मतलब तो स्पेसिंग मध्ये बार जोर पे ना बार के वर के हो मसाला बार के वर की Porque acima tu daqui, acima, dia, o tipo de chance de azana gosti di gana, quando ci sono per frequency, non ti trovo una sala da destimare, no, non quello da tutto, già pure in grani, o strength stanno da lì, da patente qui, yes. तो ये इसका सलूशन है। इसको देखें, समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाँ, शायद से प्रोग्रेस देखो। अभी देखता हूँ तो शायद मास्टर अनंत को बताने क्लास हाँ पूछ जा रहे हैं अगर आपके पास से इतना विषय है Excuse me, sir. जी जी सर यहाँ तो हमें कहा गया कि टू डिटरमिन अनड्रेन स्ट्रेंथ, तो सर यहाँ रिमोल्डेड अनड्रेन स्ट्रेंथ को क्यों कैलकुलेट किया है? रिमोल्डेड को क्यों किया है जी? क्यों? क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है, जिस तरह अनडिस्टर्ब अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, इस तरह रिमोल्डेड अनड्रेन स्ट्रेंथ की भी जरूरत हमें पड़ सकती है। मसलन एक फेलियर ऑलरेडी अकर हुआ है, एक लैंडस्लाइड हुई है, एक स्लोप फेलियर हुआ है, उसमें ऑलरेडी एक फेलियर हुआ है, ठीक है ना। तो जो फेलियर प्लेन है, ठीक है ना, उसके वहां पे जो साइल होती है ना, वो तो अनडिस्टर्ब नहीं होती, वो तो डिस्टर्ब हो गई होती है, वो तो रिमोल्डेड फॉर्म में आ गई होती है। अगर आप वहां उसकी स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें कि मजीद इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, तो आपको रिमोल्डेड स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए। ओके सर। क्वेश्चन दीदी अच्छा तजुर्बा नहीं करना यहाँ पे नहीं
सिर्फ 4 लेक्चर तैयार करे क्वेश्चन आंसर में शुरू है ना। अच्छा जी, और इसमें क्या है, टाइम है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कितनी क्लासेस रह गई हैं, कोई बता सकता है? एक्सप्लेन बोले शिकाना चीज तब पूछो कि ज्यादा न डांटो। अच्छा जी, तो रिकॉर्डिंग आपका खैर थी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा टीए बैठा हुआ है, मैं तो जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आके आपको बता सकता हूँ। रिकॉर्डिंग आप हुक्म पूरे हो सही मशहूर 12:30 छुट्टी ठीक है। जैसे शादी का नाराज ये ना से जोड़ के शादी किसी लोग पकड़े ना तो हम तेरे में बोल आओ जी कि मारा जैसे कंपैरिजन आई